हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किए थे जो नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इस यूनिट में हम उसको कंटिन्यू करते हुए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, यानी कि जो प्लेन एंगल होता है और जो सॉलिड एंगल होता है उनके अंदर हमें बताना है। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट बट नो डायमेंशन, यानी कि यूनिट होंगी लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो उसके लिए पहले हम एक बार एंगल लिख लेते हैं। एंगल को हम लिखते हैं थीटा, और थीटा होता है हमारा आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये हमारा होता है थीटा। तो आर्क है उसकी भी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन होंगी, और ऐसे ही जो रेडियस है उसकी जो डायमेंशन होंगी वो भी लेंथ की। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम थीटा की जो यूनिट है वो देखें तो वो हम मेजर करते हैं रेडियन में। तो जो रेडियन होती है, ये जो यूनिट होती है, ये हमारे पास थीटा की यूनिट हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम सॉलिड एंगल को देखते हैं, सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको हम डी ओमेगा से लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हम सॉलिड एंगल लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए ऊपर है, जो ये है ये एरिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, और नीचे भी रेडियस का स्क्वायर है तो डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यानी कि इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो ये होती है हमारी स्टीरेडियन, ये इसकी यूनिट आती है। तो सॉलिड एंगल है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास स्टीरेडियन होती है, और जो खाली एंगल होता है उसकी, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, उसकी जो यूनिट होती है हमारे पास रेडियन होती है। तो दोनों की यूनिट होंगी बट डायमेंशन नहीं होंगी। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding of the value for correct significant digit is, यानी कि हमने एक तो इसमें राउंडिंग ऑफ करना है और उसके बाद करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने वैल्यू बतानी। तो ये हमें देखना है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 55.3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब देखिए ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें हमने राउंडिंग ऑफ नहीं किया है। तो राउंडिंग ऑफ में करने के बाद अगर हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो पहले तो हम इसको ये लिख सकते हैं 13.825 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब राउंडिंग ऑफ में ये देखिए, राउंडिंग ऑफ में ये जो वैल्यू है ये किसके आसपास है, ये 14 के आसपास है। तो यानी कि 14 के पास लाई कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है हमारा, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर, यानी कि ऐसी हमने फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो प्रेशर वाला हो। यानी कि इसमें से देखिए, इसमें से जो यंग्स मॉडुलस है इसका हम फॉर्मूला लिखें तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया और डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो इसमें है ये जो है ये इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो ये क्या होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस होती है, और जो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है वो प्रेशर वाली डायमेंशन होती है। यानी कि P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी कि mL/T-2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशन होंगी ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी रहेगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज, यानी कि जी के अंदर हमने परसेंटेज एरर निकालना है। तो जी का जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, और एल और टी की हमें वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो हम एक बार इसमें से डेल्टा एल और डिवाइड बाय एल ये निकाल लेंगे, उसके बाद डेल्टा टी डिवाइड बाय टी निकाल लेंगे, और जो पावर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे।
तो पहले तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा डेल्टा एल की वैल्यू जो 0.1 है, इसको हम पुट करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाय ये होगा एल होगा हमारा 10 हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास डेल्टा एल बाय एल। ऐसे ही डेल्टा टी बाय टी को करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, और टी की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 100। तो हमने ये जो वैल्यू निकाली है, ये हमने डेल्टा एल बाय एल और डेल्टा टी बाय टी की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इनको साइड में कर देते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, अब जो हमने जी के अंदर एरर को देखना है, तो डेल्टा जी बाय जी यानी परसेंटेज एरर ये, और इनटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा डेल्टा एल बाय एल और इनटू 100 हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और डेल्टा टी बाय टी और इनटू 100 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 10 और इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हमने 1/100 निकाली और इंटू 100 हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ है ये कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100, तो ये हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 + 2, तो यानी कि 3%। तो टोटल जो आंसर होगा हमारा 3% हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन डी होगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की हमने डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जिस भी हमें क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है उस, और जिसकी टर्म में फाइंड आउट करना, जैसे यहाँ फोर्स की टर्म में हमने, एक्सेलरेशन की टर्म में और टाइम की टर्म में हमने फाइंड आउट करना है, तो हम उस क्वांटिटी को उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे और उनकी पावर ए बी सी लिखेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एनर्जी की डायमेंशन को निकालना है, तो जो एनर्जी है उसको किसके प्रोपोर्शनल मानेंगे हम, एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगी, एक तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी और पावर को लिख लेते हैं ए, एक एक्सेलरेशन है ए हमारे पास, उसकी पावर होगी बी, और एक है हमारे पास टाइम, उसकी पावर होगी सी। अब हम डायमेंशन है दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो यानी कि इधर जो डायमेंशन होंगे एनर्जी की mL2T-2 हो जाएगा, और ये होगा हमारा एफ का मतलब होगा हमारा mL-T-2 और पावर होगी ए। ऐसे ही ए, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो L-T-2 और पावर होगी बी, और उसके बाद हमारे पास टाइम है टी और पावर हो जाएगी सी। तो ये हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये हमने लिख ली। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखना है, तो इसको हम सोल्व करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास mL2T-2, इधर से यहाँ पे ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई, उधर से अगर हम m की डायमेंशन देखेंगे तो m की डायमेंशन आएगी a, ऐसे ही l की डायमेंशन को देखेंगे तो ये आएगी -2a, और इधर से सॉरी ये -2a नहीं, एल की जो डायमेंशन आएंगी वो आएगी a + b, और जो टी की डायमेंशन आएंगी वो आएगी -2a प्लस माइनस यहाँ आएगा -2b प्लस c, ये हमारी टी की डायमेंशन आएगी। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए m की पावर है ये हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब जो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो 1 हो जाएगी, और ऐसे ही a + b है वो हमारे पास कंपेयर करने के बाद आएगा 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी 2 - a यानी कि 2 - 1, तो ये 1 हो गई। तो ऐसे ही अगर हम c की वैल्यू को देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -2 = ये होगा हमारे पास -2a -2b प्लस c। अब यहाँ पे देखिए a और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास
1 और 1 है, तो यानी कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस +4 को इधर लेके आएंगे तो सॉरी -4 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +4 -2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो उसके बाद हम इसको वापस पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला निकला है वो हमारा निकला है कि जो एनर्जी है हमारे पास वो है E इज इक्वल टू, ये होगी फोर्स की पावर हमारी है 1 और उसके बाद एक्सेलरेशन की पावर हमारी 1 और जो टी की पावर है यानी c की वैल्यू हमारे पास 2 आई तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आएगी हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो ऑप्शन बी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्क्रू गोज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, यानी कि कोई स्क्रू गोज है वो ये रीडिंग दे रहा है। अब देखिए जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमारी 0 mm है, तो ये 0 mm है, तो इसका मतलब जो हमारा सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 0.0 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 52 है, तो प्लस करेंगे 52 और इनटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये होगा हमारा 0 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.052 आ जाएगा। तो यानी कि जो टोटल जो हमारी रीडिंग होगी 0.052 सेंटीमीटर, तो जो ऑप्शन डी होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension of, यानी कि हमें E by G की डायमेंशन को निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम E यहाँ पे जो डिनोट करता है वो एनर्जी को डिनोट करता है, तो अगर हम एनर्जी की डायमेंशन को लिखें तो वो आती है हमारे पास mL2T-2, ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन है। और ऐसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को निकालें तो जो जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो आता है F इंटू डी स्क्र डिवाइड बाई m1 m2, तो ये होगा हमारे पास mL2 और इंटू यहाँ पे डी स्क्र है तो एल स्क्र हो जाएगा डिवाइड बाई, ये यहाँ पे माइनस है, डिवाइड बाई 2 मास है तो ये m स्क्र हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हमारी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी हमारी m-1 बनेगी, और उसके अलावा हमारी जो बनेगी वो आएगी हमारी L³ हो जाएगा, और उसके अलावा जो होगी हमारी वो आएगी T। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये होगा mL2 डिवाइड बाई m, तो ये हो जाएगा हमारा T-2। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो पावर है नीचे माइनस के ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर, और यानी कि L स्क्वायर था नीचे क्यूब था तो L की पावर हो जाएगी -1 और T की पावर कैंसिल हो रही है तो यानी T की पावर 0। तो E बाई जी होगा, इसकी जो डायमेंशन आएंगी हमारे पास वो हमारी आ जाएंगी ये। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है हमारा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस की डायमेंशन हमने बतानी, तो जो स्ट्रेस होती है हमारे पास उसको हम लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, तो ये हो जाएगा mL2 डिवाइड बाई एरिया L स्क्वायर। तो जो डायमेंशन हमारी बनेगी m1L-1T-2, ये हमारी डायमेंशन बनेगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा सी होगा ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखिए हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 9.99 और इसको में से हमने घटाना है 0.0099, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है।
तो इस केस में देखिए, इस केस में यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ये है। तो इस केस में यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 में से 9 जाएगा, यहाँ पे ये 0 बचेगी, यहाँ पे उसके बाद 8 बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद 9 बचेगा, और ये आ जाएगा हमारा 9। तो इस केस में देखिए, तो जब भी हम चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इस केस में अब देखिए, जब भी हम चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उसका जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें ये दिख रहा है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को काउंट करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा 9.98 आंसर होगा ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A screw gauge has a least count of 0.01 mm and there are 50 divisions on the सर्कुलर स्केल। तो ये हमें दिया हुआ है द पिच ऑफ द स्क्रू गोज की हमने पिच को बताना है कितना होगा। तो देखिए, लीस्ट काउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.01। तो जो लीस्ट काउंट होता है हमारा, लीस्ट काउंट ये होता है हमारा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन जितनी होंगी उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इस केस में देखिए यहाँ पे तो इस केस में जो होगा हमारा लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है 0.01 इज इक्वल टू पिच हमने निकालनी है, पिच डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारा 50। तो पिच की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, पिच इज इक्वल टू ये होगा 0.01 इंटू 50। तो ये होगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा mm। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस केस में जो बी ऑप्शन होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी की हमने यूनिट को लिखना है। तो पहले जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम लिखते हैं, ये होती है हमारे पास Qx डिवाइड बाई ए T2 माइनस T1 और इनटू T होता है यहाँ पे कितने टाइम के लिए। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ये जो Q है ये हमारी हीट एनर्जी है, और X जो है कोई भी बॉडी है उसकी थिकनेस होती है, T टाइम होता है यहाँ पे, और A है ये यहाँ पे एरिया, और ये टेम्परेचर है हमारा, और T टाइम है। तो इसका मतलब अब देखिए ये जो है हमारी ये हीट एनर्जी है, तो हीट को हम जूल में लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं J, और ये यहाँ पे थिकनेस है तो इसके लिए हम लिखेंगे M, और डिवाइड बाय एरिया है मीटर स्क्वायर होता है तो यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है यहाँ पर तो इसके लिए केल्विन लिखेंगे, और उसके बाद ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ से एक m से ये कैंसिल हो जाएगा, और जूल पर सेकंड ये होता है हमारे पास W, जूल पर सेकंड ये जो है यहाँ से जूल पर सेकंड ये होता है हमारे पास W। तो उसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो बचता है हमारे पास m-1 और उसके बाद k-1। तो ये है हमारे पास, ये बचता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, तो अगर हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूनिट बनती है वो बनती है ये। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो ABCD हमें फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, तो इनके अंदर परसेंटेज एरर हमें दिया हुआ है। तो हमने ये जो टर्म यहाँ पे x दे रखी है इसके अंदर परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है। तो ये हमने एरर के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि परसेंटेज एरर इन x होगा, a की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है तो यानी 2 इंटू, अब a के अंदर परसेंटेज एरर है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर b के पावर जो है वो है 1/2, और b के अंदर जो एरर है वो 2 लिखेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद जो c है c 1/3 पावर हो गई, और c के अंदर परसेंटेज एरर है 3 प्लस
उसके बाद डी क्यूब है तो 3 इंटू, और डी के अंदर परसेंटेज एरर है हमारा 4 है, तो ये यानी कि ये हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल करेंगे, तो ये होगा 2 + 1 + 1 + L। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास टोटल, इनको हम अगर ऐड करेंगे तो 16% हमारे पास टोटल एरर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो मेन स्केल है उस पे n डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर n डिवीजन है, तो 1 डिवीजन हमारी जो हो जाएगी, 1 मेन स्केल जो डिवीजन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/n सेंटीमीटर। तो ये हमारे को दिया हुआ है। and n division of the vernier scale coincide with n-1 division of a main scale division। तो यानी कि इसको हम लिख लेते हैं कि जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही है n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो हम वर्नियर कांस्टेंट हम बताते हैं, ये होता है हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हम वर्नियर कांस्टेंट बताते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए अब हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे पास n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हम इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारे पास n-n+1 डिवाइड बाई n और इनटू मेन स्केल डिवीजन। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमारे पास हमने जो वर्नियर कांस्टेंट निकाला है ये आएगा हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 1/n सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये हो गया यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन है, इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे तो जो हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट है, तो वर्नियर कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास 1/n इंटू 1/n, तो ये होगा 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये हमारा वर्नियर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गोज ऑफ लीस्ट काउंट। ये हमें स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट दिया हुआ है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर है यहाँ पे। तो आंसर हमसे सेंटीमीटर में पूछे हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया ये। और जो है भाई ये 25 डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही है, तो यानी कि 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट 0.001 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.5 और इधर से 25, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आया है। अब इसके अंदर फिर यहाँ पे ये भी बता रखा है कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर है नेगेटिव एरर था, तो माइनस का 0.004 एरर सेंटीमीटर है, ये एरर है। तो जीरो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है जब एरर नेगेटिव होता है तो जीरो करेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा प्लस होगा वो होगा 0.004। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 0.52 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन इसमें है, ये जो डी ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट where c is the velocity of light, g is the gravitational constant and e is the charge। यानी कि हमने फिजिकल क्वांटिटी बतानी, उसके डायमेंशन को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने बताना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ पे बन रही है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो कोई मान लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी के है, वो जो डिपेंड कर रही है वो एक तो स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी पावर हम ले लेते हैं ए। अब ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है, तो जो जी है उसकी पावर हो जाएगी बी। अब उसके बाद हमारी जो ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हम इसको ले लेते हैं ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास सी। तो ये हमने जो फिजिकल क्वांटिटी की है उसको हमने माना है, तो इस इन फैक्टर पे वो डिपेंड कर रही है। तो अब उससे आगे देखिए, अब हमने इनके डायमेंशन को लिखना है। तो जो सी होता है हमारे पास, सी की जो डायमेंशन होती है वो हमारी होती है LT-1। ऐसे ही जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी हम डायमेंशन को निकालते हैं। तो जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं F/d² डिवाइड बाई m1 m2 और फोर्स की है हमारी MLT-2 और डी स्क्वायर है L² हो जाएगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा m²। तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन आएंगी वो हमारे पास डायमेंशन आएंगी m-1 और इधर से हो जाएगा L³ और ये हो जाएगा हमारे पास T-2। तो ये जो आएंगी हमारे पास, ये डायमेंशन आएंगी हमारे पास कैपिटल जी की। तो उसके बाद जो हम देखते हैं, उसके बाद हम डायमेंशन निकालते हैं। अब हमारे पास देखिए, हमने कूलाम्स लॉ से फॉर्मूला पढ़ा फोर्स का, ये होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लेते हैं तो E² हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए और डिवाइडेड बाय R²। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है E² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारा F/R²। तो इसकी ये जो पूरी टर्म है इसकी जो डायमेंशन बनेगी हमारी फोर्स के साथ R² यानी कि ML³ T-2। ये जो डायमेंशन आएंगी हमारी, ये हमारी आ जाएंगी E² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमने देखिए यहाँ पे जो के हमें फिजिकल क्वांटिटी मानी और हमें दिया है कि उसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन है। तो यानी कि हम लिखेंगे L तो हमने शुरू में इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे इसमें पुट करते जाएंगे। जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन LT-1 और पावर हो जाएगी A। उसके बाद कैपिटल जी है, जी की जो डायमेंशन है M-1 L³ T-2, तो ये होगी। उसके बाद ये पावर हो जाएगी B और ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे साथ में हम ML³ T-2 और ये हो जाएगी C। तो उसके बाद हम दोनों तरफ हम L की, M की और T की पावर को कंपेयर करके हम A, B और C की वैल्यू को निकालेंगे और हम सोल्व करेंगे। A, B, C की वैल्यू को निकालने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो C की वैल्यू आती है हमारी, वो आती है हमारी 1/2। ऐसे ही हमारी जो B की वैल्यू आएगी वो भी आएगी हमारी 1/2 और जो A की वैल्यू आएगी हमारी, A की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल में इक्वेशन A, B, C वो हमने निकालने हैं। तो जब हम इनको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।